हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये अदा शर्मा की मूवी है जिसे आपने पहले अभी अभी की फेमस मूवी द केरला स्टोरी में देखी थी। तो ये हमारी मूवी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ प्लेस के बस्तर गांव से। हमारी स्टोरी शुरू होती है नीरजा माधवन से, जो एक आईपीएस है, जिस पर अदालत ने निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर में शामिल करने की जुर्म में और नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए फैलाए गए अतिक्रमण में दोषी होने का मामला चल रहा है और नीरजा पर लेखिका वान्या रॉय के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी है। अदालत में सरकारी पक्ष की वकील हैं शिल्पा शुक्ला और जबकि नीरजा की तरफ की वकील यशपाल शर्मा है। अब शिल्पा चाहती है कि सलमा जुडुम पर रोक लगाया जाए। ये सलमा जुडुम छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों से निपटने के लिए सलमा जुडुम अभियान शुरू किया था। सलमा जुडुम का मतलब होता है शांति यात्रा। का उद्देश्य राज्य में नक्सली हिंसा को रोककर शांति स्थापित करना है। और सलमा जुडुम के अध्यक्ष थे राजेंद्र कर्मा। शिल्पा चाहती थी कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। एक तरफ तो हम देखते हैं कि नीरजा के ऊपर अदालत में केस चल रहा है और दूसरी तरफ देखते हैं कि नीरजा प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाती है। और वहाँ पर जहाँ पर कभी भी जान जाने का खतरा रहता है, यहाँ पर नक्सलवादियों ने बस्तर को पूरी तरह खोखला कर दिया था। सरकार की कोई भी योजना बस्तर तक नहीं पहुँच पाती थी। वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग योजनाओं को पूरा नहीं होने देते थे और लोगों को मार देते थे। देखते हैं कि बस्तर के एक छोटे से कस्बे में 15 अगस्त के दिन एक आदमी झंडा फहरा रहा होता है। तभी वहां नक्सली हमला होता है और जिसका मेन आदमी था लंका रेड्डी, जो उस आदमी को पहले झंडा उतरवाता है और अपना झंडा वहां पे लगवाता है। बाद में उस आदमी को जनता अदालत के द्वारा उसे मार दिया जाता है और जिस आदमी को मारा जाता है उसकी पत्नी भी वहां पर थी। सभी लोग वहां पर रहकर उसको मरते हुए देख रहे थे। उस आदमी के 32 टुकड़े किए जाते हैं और उसकी पत्नी रत्ना को उसके टुकड़े दे दिए जाते हैं। रत्ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रत्ना को उसके पति के टुकड़ों को बोरी में पैक करके दिया जाता है, जिसे वो अपने सिर में उठाकर ले जाने लगती है अपनी एक छोटी बेटी के साथ। उसका एक बेटा भी था जिसे नक्सलवादियों ने माओवादियों में शामिल कर लिया था। नक्सलवादियों का ये नियम होता है कि उसे बस्तर में हर फैमिली से एक लड़का चाहिए होता है और जो कोई भी उन्हें मना करता वो उसे मार देते थे। नक्सलवादियों का हाथ बड़े बड़े लोगों के तक था, यहाँ तक कि लश्कर तक था। वो वहाँ से हथियार लाते थे। इन सभी का मेन आदमी था नारायण बांगजी। नारायण बांगजी इन सभी को कॉमरेड कहते थे। राज्य में सरकार भले ही किसी पार्टी किसी नेता की हो, लेकिन बस्तर में इनकी ही सरकार चलती थी और इनके साथ बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। नारायण बांगजी का एक ही सपना होता है कि उसकी बहुत बड़ी फौज हो और वो पूरे देश पर राज कर सके। अब एक छोटे से गांव में रत्ना वो नीरजा से मिलती है और नीरजा को वो सभी बातें बता देती है जो उसके साथ हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद नीरजा कहती है कि तुम्हें एसपीओ ज्वाइन करना चाहिए और जो भी तुम्हारे पति के साथ हुआ है उसका बदला लेना चाहिए। नीरजा रत्ना से कहती है कि तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और तुम अपने पति का बदला भी ले सकोगी। और वहीं रत्ना की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जो नीरजा के अंडर होती है। नीरजा ने इस प्रकार बहुत सारे एसपीओ ऑफिसर्स को तैयार कर लिया था, जोड़ लिया था और अपनी भी एक बहुत बड़ी फौज बना ली थी। नीरजा ने एक प्लान भी बनाया था कि अगर नारायण बांगजी उसके कब्जे में आ जाते हैं तो ये सभी काम रुक जाएंगे, नक्सलवादी अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और नीरजा उसे पकड़ने के लिए निकल भी जाती है, सफलतापूर्वक उसे पकड़ भी लेती है और इस ऑपरेशन में उसके साथ एसपीओ ऑफिसर्स और सीआरपीएफ के जवान भी थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लंका रेड्डी बहुत गुस्से में था और वो अटैक करने वाला था। जब इस चीज़ का पता नीरजा को चलता है तो वह अपने ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए बोलती है। जब नीरजा ऑफिसर्स के साथ कैंप में थी तो जंगल में फायरिंग होने लगती है। तभी नीरजा को लगता है कि उन पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लंका रेड्डी कहाँ पर अटैक करने वाला था। ये फायरिंग तो उसको गुमराह करने के लिए थी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि वहाँ के नक्सलवादी सीआरपीएफ के जवानों पर अटैक करने वाले थे, क्योंकि वो 48 घंटे से ड्यूटी पर थे और कुछ भी करने के लायक नहीं रह गए थे।
नीरजा तुरंत ही होम मिनिस्टर के साथ फ़ोन करती है और बोलती है कि उसे बैकअप चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर कोई भी सबूत ना होने की वजह से उसे बैकअप नहीं भेजते हैं। नीरजा को इन सब से बहुत गुस्सा आता है और नीरजा कुछ भी नहीं कर पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात होते ही नक्सलवादी हमला कर देते हैं सीआरपीएफ के जवानों पर, जो एक स्कूल में रुके हुए थे। वो पूरी तरह सबको जला देते हैं और लगभग 76 जवानों की जान गई थी और उसे इस तरह से मारा गया था कि कोई उनकी शक्ल भी नहीं देख सकता था। देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नक्सलवादियों के साथ गलत हो रहा है, और इसकी शुरुआत हुई थी एएनयू से। ये सब होने के बाद नीरजा माधवन के ऊपर कमेटी बैठ जाती है और सभी उससे क्वेश्चन करते हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर उससे पूछता है कि इन सब हो गया, तुम क्या कर रही थी? तभी नीरजा कहती है कि ये सब आपके वजह से हुआ था। मैंने फ़ोन पर भीख मांगी थी बैकअप के लिए, आपने नहीं दिया तो ये सब हुआ। पिछले कई सालों में बहुत लोगों की जान ले ली है इन नक्सलवादियों ने। नीरजा होम मिनिस्टर को बहुत कुछ बोल देती है और होम मिनिस्टर भी नीरजा को बहुत कुछ बोल देता है। नीरजा कहती है कि आपने फंड के लिए इन माओवादियों को ख़त्म होने नहीं दिया है। होम मिनिस्टर भी गुस्से गुस्से में इस चीज़ को कबूल कर लेता है। होम मिनिस्टर नीरजा को धमकी देता है कि तुम्हें अभी सस्पेंड करा दिया जाएगा। दरअसल ये सब नीरजा का प्लान था, होम मिनिस्टर से सच्चाई बुलवाने के लिए। जो भी होम मिनिस्टर ने कहा नीरजा ने सभी रिकॉर्ड कर लिया था और अब होम मिनिस्टर उसे सस्पेंड नहीं करवा सकता था। अब नीरजा को जो भी ऑर्डर्स चाहिए वो होम मिनिस्टर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रत्ना चाहती है कि उसका बेटा जो नक्सलवादियों के पास था वो वापस आ जाए, और इस बारे में वह नीरजा से बात करती है। नीरजा रत्ना से प्रॉमिस करती है कि वो उसके बेटे रमन को वहाँ से लेकर आएगी। अब नीरजा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि टांग अड़ाने के लिए कोई नेता नहीं है। नीरजा एक प्लान बनाती है कि वह नक्सलवादियों पर 5 तरफ से हमला करेंगे। नीरजा ने एसपीओ ऑफिसर्स और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर ली थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंका रेड्डी बस्तर को छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वह इस इरादे से शिफ्ट होता है कि वह बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगा। फिर हम देखते हैं कि नीरजा 5 तरफ से नक्सलवादियों पर हमला कर देती है। इधर से फायरिंग उधर से फायरिंग, ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है और बहुत सारे नक्सलवादी मारे जाते हैं और कुछ जवान भी शहीद हो जाते हैं। रत्ना ने अपने बेटे को भी देख लिया था। वहीं पर हम देखते हैं कि नीरजा को गोली लग जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि कोर्ट में आज लास्ट हेयरिंग है, जहां पर यशपाल शर्मा केस को हार जाता है और नारायण बागची को रिलीज कर दिया जाता है, और सलमा जुडुम पर भी रोक लगाया जाता है और एसपीओ को भी बंद कर दिया जाता है। इधर नीरजा को गोली लगी थी, जिससे उसका बेबी पेट में ही मर जाता है। क्योंकि यहाँ पर नक्सलवादी फिर से पावर में आ जाते हैं और सभी नक्सलवादी राजेंद्र कर्मा को रास्ते पर रोक देते हैं और सभी मिलकर राजेंद्र कर्मा को मार देते हैं। वहीं पर रत्ना भी मौजूद थी, जो अपने बेटे को घर ले जाती है। उसका बेटा भी उसके साथ जाना चाहता है तो वो चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एसपीओ तो बंद हो चुका था, सलमा जुडुम भी बंद हो गया था, लेकिन एक ऑपरेशन के तहत जवानों ने लंका रेड्डी को ढूंढ लिया था और उसे मार दिया था, क्योंकि वही सभी का लीडर था। और नीरजा के ऊपर फिर से इंक्वायरी बैठती है, जिसमें नीरजा को क्लीन चिट मिल जाती है और लास्ट में हमें कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि नीरजा माधवन को अदालती मामलों से बरी कर दिया गया है। वह अपने मकसद को पूरा करने के लिए, माओवादियों को ख़त्म करने के लिए बस्तर वापस जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहाँ पर कुछ सड़कों का निर्माण हो चुका है और कुछ सड़कों का निर्माण हो ही रहा है। इसके दौरान कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान भी दे दी है। और पिछले कुछ वर्षों में बस्तर में कुछ स्कूल भी खुले हैं, जो नक्सलवादियों ने नष्ट कर दिए थे। और 2010 से 2023 की तुलना में बहुत सारे माओवादियों की संकट कम हुआ है और 2023 में बहुत लोगों की ज़िंदगी बहुत बेटर हुई है और हिंसा में कमी आई है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर के गांवों ने 15 अगस्त में झंडा भी फहराया था। सो हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।